जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैरेबिल परिवार की तरफ से आप सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने जन्माष्टमी के इस भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर फास्ट रखा है, व्रत रखा है, उपासना का व्रत रखा है, उनको भी विशेष रूप से आप लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं, ताकि भगवान श्री कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार आपकी तमाम मनोकामना को पूर्ण करें और 2023 और 24 में जो भी आपने इच्छाएं जाहिर की हैं वे सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो। जो भी लक्ष्य टारगेट आपने बनाए हैं वे सारे लक्ष्य टारगेट आप प्राप्त करो। और इसी उपासना के एक पर्व पर और शक्ति के एक पर्व पर और संकल्प के इस पर्व पर हम यहाँ पर टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है आपका वाक्य है। इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन ये देनी है, कल 8 सितंबर है, आज 7 सितंबर है। कल शाम को 7 बजे इवनिंग टाइम में एक नए बैच में रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। हिंदी स्पेशल का बैच है। 16 सितंबर से इसमें रेगुलर क्लास आपकी चलेगी। 6 महीने की वैधता है। फीस है इसकी 699 डिस्काउंट के साथ। तो 699 रुपया डिस्काउंट के साथ है आपकी ये, और वो है 8 सितंबर की शाम को 7 बजे से लेके 9 सितंबर की शाम को 7 बजे तक। इसके बाद मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा ये है कि हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो वाक्य के भेद, और वाक्य के भेदों में हम पहला भेद अपना कंप्लीट कर रहे हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं और उन 2 भेदों में पहला भेद होता है हमारा यहाँ पे रचना या संरचना के आधार पर, रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद। और ये भेद होते हैं हमारे 3। इनमें से एक होता है सरल वाक्य जो हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। एक भेद क्या है? सरल वाक्य का है। सरल वाक्य जिसका दूसरा नाम साधारण वाक्य भी है। इसको हम क्या कहते हैं? साधारण वाक्य भी कहते हैं। कल वाली क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में दूसरा जो भेद है वो मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य, इसी का ही दूसरा नाम मिश्रित वाक्य भी है। इसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य भी इसी को हम कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त वाक्य, जो आज हमें पढ़ना है। संयुक्त वाक्य का एक और नाम है और वो नाम है संयुक्त वाक्य का जटिल वाक्य। क्या होता है? जटिल वाक्य। संयुक्त वाक्य का दूसरा नाम क्या है? जटिल वाक्य है। तो रचना संरचना के आधार पे वाक्य के हमारे कितने भेद होते हैं? 3, सरल, मिश्र और संयुक्त। 2 हम कल वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो तीसरा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा भेद है, और तीसरा भेद है संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की क्या कंडीशन है, मिश्र वाक्य के साथ इसकी क्या समानता है, और किस तरीके से आप संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर कर पाओगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो संयुक्त वाक्य कहाँ होगा? जिस वाक्य में 2 क्रिया हो, जिस वाक्य में 2 क्रिया हो परंतु दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो, वो क्या कहलाता है? हमारा संयुक्त वाक्य। दूसरा, जिस वाक्य में 2 क्रिया हो परंतु
दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर ना हो, निर्भर अर्थात आश्रित ना हो, वो भी क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। तीसरा, जिस वाक्य में कोई दो सरल वाक्य या अनेक वाक्य किसी समुच्चय बोधक, जिस वाक्य में कोई दो सरल वाक्य या अनेक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। जिस वाक्य में कोई दो सरल वाक्य या अनेक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो तो भी वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। फोर्थ, जहां दो या दो से अधिक सरल वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो किस किस का प्रयोग करेंगे हम इसमें? और का प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, अथवा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ किंतु का प्रयोग करेंगे, परंतु का प्रयोग करेंगे, लेकिन का प्रयोग करेंगे, वरन का प्रयोग करेंगे, यद्यपि का प्रयोग करेंगे, यद्यपि और तथापि का प्रयोग करेंगे। तो ये भी क्या है? हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। तो कुछ समुच्चय बोधक अव्यय तो हम मिश्र वाक्य में प्रयोग कर रहे थे, जैसे इसलिए का प्रयोग था, कि, क्योंकि, जिससे कि, जो, त्यों, जो, जिसने, ताकि, क्योंकि, इन सब का प्रयोग हम किस लिए कर रहे थे? मिश्र वाक्य में। तो ये तो आपको जो जितने भी हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं उनका पता हो कि आपका प्रयोग जो समुच्चय बोधक अव्यय में है वे कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनका प्रयोग मिश्र वाक्य में होता है, या फिर आपको ये पता हो कि वे कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनका प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है। ये भी समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी अभिकारी शब्द है, ये भी अव्यय है, ये भी किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी जोड़ने का काम करते हैं। और कल जो मैंने आपको बताए थे, इसलिए, कि, क्योंकि, चूंकि, ताकि, जिससे कि, उससे कि, ज्यों, त्यों, ठीक है, क्योंकि, जिसने, वो भी समुच्चय बोधक अव्यय थे। उनका प्रयोग वहां हम किस लिए कर रहे थे? उनका प्रयोग कर रहे थे मिश्र वाक्यों में। इनका प्रयोग किस में कर रहे हैं? संयुक्त वाक्य में। तो अगर आप ये चार कंडीशन अप्लाई कर दो तो आप संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर समझ जाओगे। प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, संयुक्त और मिश्र वाक्य में कॉमन चीज ये है कि संयुक्त और मिश्र वाक्य के दोनों सेंटेंसों में दो क्रियाएं सेंटेंस में होगी, लेकिन मिश्र वाक्य में जहां दो क्रिया एक दूसरे पर डिपेंड होती है, निर्भर होती है, आश्रित होती है, तभी एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त वाक्य में दोनों क्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है, एक दूसरे से कोई लेना देना उनका नहीं होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना नहीं पाया जाता है। यही दोनों में मुख्य अंतर होता है।
या फिर समुच्चय बोधक अव्यय इसके अलग होते हैं और उसके अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां प्रयोग किया, यद्यपि मैं वहां नहीं था, तथापि पूरी घटना बता सकता हूं, पूरी घटना बता सकता हूं। अब इसमें भी दो क्रिया है, और वो दो क्रिया क्या है? मैं वहां नहीं था और पूरी घटना बता सकता हूं। तो वो वहां पे नहीं था फिर भी बता सकता है, तो इसका मतलब दोनों क्रियाएं अलग अलग हुई, और एक क्रिया का दूसरी क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी दो क्रिया है, और मिश्र वाक्य के जो वाक्य होते हैं उनमें भी दो क्रिया होती है। तो वहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है। यदि बिजली चमकेगी तो वर्षा होगी, तो वहां वर्षा का होना बिजली के चमकने पर डिपेंड है, इसलिए मिश्र वाक्य। वर्षा होगी तो फसल बोएंगे, वहां फसल का बोना वर्षा के होने पर डिपेंड है। फसल बोएंगे तो अन्न पैदा होगा, वहां अन्न पैदा होना फसल बोने पर डिपेंड है। अन्न पैदा होगा तो पैसे आएंगे, वहां पैसे का आना अन्न पैदा होने पर फसल के उत्पादन पर डिपेंड है, इसीलिए वो सारे के सारे मिश्र वाक्य हैं। वहां एक क्रिया के होने से दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, और यहाँ दोनों क्रियाएं स्वतंत्र हो सकती है। वो खुद कह रहा है यद्यपि मैं वहां नहीं था लेकिन फिर भी पूरी घटना बता सकता हूं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये क्या कहलाया अपने आप में? ये कहलाया आपका संयुक्त वाक्य। जी सुबह की क्लास का तो मुझे नहीं पता है भाई बाकी क्लासें क्यों नहीं हुई, लेकिन मेरी क्लास ऑफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो ऑफ करने को कहा नहीं, उन्होंने की नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा घर में हमारे भी त्योहार है, जन्मोत्सव हमारे यहाँ भी मनाया जाता है, हम भी हिंदू धर्म से ही संबंधित हैं। बाकी टीचरों की छुट्टी हो गई, ठीक है, तो हिंदी वाले टीचर की छुट्टी नहीं हुई है। तो यह तो ऐसा हो सकता है कि उनको मेरे धर्म के बारे में ना पता हो, तीज त्योहार घर में होते हैं ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी जो क्लासें हैं आपकी, आप टाइम टेबल देख के एक बार उसके आधार पे चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब तक आप चीजों में रट्टा मारोगे, लॉजिकली चीजों को नहीं समझोगे, तब तक वही डाक के तीन पात रहोगे, चीजों को आप रटते रहोगे, हिंदी को बार बार पढ़ते रहोगे। आप उस तरीके से अपनी तैयारी को करो कि जिस चीज को एक बार हाथ लगाया दोबारा से उस चीज को हाथ ना लगाना पड़े, उसको बार बार ना पढ़ना पड़े, ठीक है। दूसरी चीज देखो जी क्या है, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस प्रयोग कर रहा हूं जी मैं, सूरज निकला और अंधेरा भागा, दोनों में क्या अंतर है? यहां पर जो हम इसलिए का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर ये डिपेंड कर रहा है सूरज का निकलना, अंधेरे का भागना। तो ये अंधेरा भागना किस पर डिपेंड है? सूरज के निकलने पर। लेकिन सूरज निकला और अंधेरा भागा, इसमें इसलिए के स्थान पर और का प्रयोग करने से ये मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में बदल गया, ये अंतर है, ठीक है। थैंक यू। नई क्लास तो लाइव ही है, रिकॉर्डिंग नहीं होती, मेरी कोई क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होती है, बार बार आप इन झंझटों में मत रहो। तो ये जो इसलिए है आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये हमें बता रहा है कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। और ये जो उदाहरण है ये किसका है? ये संयुक्त वाक्य का है। ये किसका है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ये किसका उदाहरण है? ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण। ये मिश्र वाक्य है और ये क्या है? संयुक्त वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक सेंटेंस आपको ये भी देगा,
मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करवाएगा, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेगा। आपको केवल इतना ही करना है, इसलिए के स्थान पे और और के स्थान पे इसलिए प्रयोग करके आप इनमें से आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, ये आप चेंज कर सकते हो, संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में। एक और सेंटेंस ले लेता हूं यहाँ फोर्थ, और वो सेंटेंस क्या है, सूरज निकला, सूरज निकला अंधेरा भागा, सूरज निकला अंधेरा भागा। ये क्या है, ये सरल वाक्य है जिसको हम साधारण या सिंपल वाक्य भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, लेकिन रीजन क्या है ना, मेरे पास जो चीज है वो लॉजिकली है, सीक्वेंस में है, और आप जो सूचनाएं मुझे दे रहे हो उन सूचनाओं की मुझे आवश्यकता नहीं है। अब आप में से एक बच्चा आया, वो कह रहा है सर जी अंधेरा गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अगले ने देखा होगा किसी किताब में। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, अनुस्वार में और अर्धचंद बिंदु में अनुनासिक में अंतर होता है। यहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है अंधेरे में, जिसको हम अर्धचंद बिंदु के साथ प्रयोग करते हैं। आपको तो अभी यही अंतर नहीं पता जो आप मुझे सिखाने चले हो कि इस अनुस्वार अनुनासिक में और इस अनुस्वार में अंतर क्या है। क्लियर? तो जब आपका अंधेरा सही है, मैं थोड़ा आपको समझाने की पर्पज से बता रहा हूं, जब आपका ये अंधेरा सही है तो फिर आपका ये गांव भी सही होगा। क्लियर? मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसमें समझ में आई बात? तो जब फिर तो ये गांव भी आपका सही होगा। जब आप अर्धचंद बिंदु के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो तो आपके अनुसार तो ये भी सही है, फिर ये भी सही है, आपके अनुसार फिर ये भी सही है, ये चांद भी सही होगा। ठीक है? तो आपके अनुसार फिर ये भी सही होगा। क्या सही होगा? ये मुंह भी सही होगा। तो समस्या क्या है कि आप लोग जहां से पढ़ते हो ना, उन किताबों के पहले पेज पे लिखा होता है किसी भी त्रुटि के लिए प्रकाशक, विक्रेता, लेखक जिम्मेदार नहीं होंगे, और आप बेफालतू की चीज उठा के अपना यहां ले आते हो। कोई किताब, एक अनपढ़ आदमी भी किताब लिख दे और उस पर नाम लिख दे तो आपके लिए वो किताब ब्रह्मा की हो जाती है कि परमात्मा आया धरती पे, उनको पता था कि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे, पुलिस की तैयारी करोगे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, तो उसके लिए बुक चाहिएगी। तो जो किताबों में दे दिया, जो नोट्स में दे दिया, पीडीएफ में दे दिया, वे शब्द हो गए ब्राह्मा के। और जो टीचर यहाँ बोल रहा है, टीचर यहाँ बता रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में तुर्रम खाओ। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने ज्ञान में ही उथल पुथल हुए। ये अंधेरा भी गलत है, ये गांव भी गलत है, ये चांद भी गलत है, ये मुंह भी गलत है। और गलती क्या है? इन सब में अर्धचंद बिंदु का प्रयोग होता है, इसीलिए ये सारे के सारे तद्भव हैं। ठीक है? अर्थात ये हिंदी के शब्द हैं। इसमें यहाँ अंधेरा तब सही होगा, इसमें तब सही होगा, इसमें तब सही होगा, इसमें तब, और ये सारे कहलाएंगे तद्भव। अगर आप इस पे अनुस्वार का प्रयोग कर दोगे तो ये वर्तनी गलत है, और जो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं वो तत्सम होता है। अंधकार पे तो आप अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो, अंधेरा पे नहीं। बात समझ में आए? हाँ, ये हुई ना बात। नाम ले लो, नाम ले लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, ये बात, ये हुई बात। हम परमात्मा का नाम लेते हैं सिर्फ, बाकी का नहीं लेते हैं। ठीक है? चलो अब पढ़ लो थोड़ा सा। कई बार क्या होता ना, एक बच्चे को आप लोगों के साथ लाने के लिए कई बार आप सबका समय बर्बाद कर देते हैं। तो इसको समझो पहले। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, तो यहाँ जो इसलिए है ये मिश्र वाक्य बना रहे हैं, ये और है, ये बना रहा है आपका क्या यहाँ पे संयुक्त वाक्य, और ये जो अल्प विराम है, ठीक है, ये क्या बना रहा है इसको सरल वाक्य। तो मैंने सेम शब्द लिए, सूरज निकला अंधेरा भागा, सरल वाक्य। सूरज निकला और अंधेरा भागा, ये और जो आपने यहाँ प्रयोग किया, ये वाला और आपको बता रहा है कि ये क्या है, ये संयुक्त वाक्य। ये इसलिए सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, कारण बता दिया कि अंधेरे भागने का कारण क्या है, सूरज का निकलना। बाद वाली चीज किस पर डिपेंड हो गई? पहली पे डिपेंड हो गई।
और जहां दो क्रिया आपस में एक दूसरे पर डिपेंड है तो यहाँ भागना निकलने पर डिपेंड है, लेकिन यहाँ भागना निकलने पर डिपेंड नहीं है। यहाँ निकलना और भागना दोनों क्रिया स्वतंत्र हैं, इसलिए वो कंडीशन सारी अप्लाई हो गई जो आपने यहाँ प्रयोग की है। जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं तो वहां सूरज का निकलना अंधेरे का भागना एक दूसरे से स्वतंत्र है। जिस वाक्य में दो क्रिया हो परंतु एक दूसरे पर निर्भर आश्रित ना हो वहां पे निकलना और भागना एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। ठीक है, यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूं, तो बिना वहां रहे भी घटना बता सकता है। इसका मतलब है कि वे क्रियाएं आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, आश्रित नहीं है। इस वाक्य में कोई दो सरल वाक्य या अनेक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं, इसमें यहाँ दो सरल वाक्य हैं जो अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हैं। एक है प्यारे दोस्तों यहाँ सूरज का निकलना सरल वाक्य, दूसरा है अंधेरे का भागना, और के द्वारा आपस में जुड़े इसलिए कहलाया संयुक्त वाक्य। इसके बाद जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य निम्न समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हो इसमें आ गया और जब इसमें और आ गया तो ये कहलाया आपका संयुक्त वाक्य। तो ये क्या है भाई, ये सारे की सारे जो हैं आपकी जो कंडीशन इस पे अप्लाई हो गई। इसीलिए आपको सरल मिश्र और संयुक्त में अंतर भी बताया गया और साथ के साथ ये भी कहा गया कि इसमें क्रिया डिपेंड नहीं होती है, स्वतंत्र रहती है। आगे देखिए पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस क्या है, घंटी बजी, घंटी बजी और सभी छात्र छात्राएं, घंटी बजी और सभी छात्र छात्राएं कमरे से बाहर आ गए, बाहर आ गए। तो ये क्या कहलाया आपका संयुक्त वाक्य। ये क्या कहलाया संयुक्त वाक्य। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा परंतु रेलगाड़ी चली गई। यहाँ पर क्या है, ये पहुंचा और चली गई, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, स्वतंत्र है। रेलवे स्टेशन पे पहुंचा फिर भी रेलगाड़ी चली गई। दूसरा क्या ध्यान रखना है, परंतु का प्रयोग। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा किंतु रेलगाड़ी चली गई। मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा लेकिन रेलगाड़ी चली गई। तो आप यहाँ इसके स्थान पर यहाँ लेकिन का किंतु का भी प्रयोग कर सकते हो। बात एक ही। तो कैसे पहचानेंगे, यहाँ परंतु आया इसलिए पहचानेंगे, यहाँ किंतु आया इसलिए पहचानेंगे, यहाँ लेकिन आया इसलिए पहचानेंगे, यहाँ और आया है इसलिए पहचानेंगे, यहाँ और आया है इसलिए पहचानेंगे। यहाँ निकलना और भागना दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यद्यपि मैं वहां नहीं था तथापि पूरी घटना बता सकता हूँ। ये एक अलग क्रिया, ये एक अलग क्रिया है। यहाँ पे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा एक अलग क्रिया है, चली गई एक अलग क्रिया है, घंटी बजी एक अलग क्रिया हुई, साथ साथ कमरे से बाहर आ गए एक अलग क्रिया हुई, और का प्रयोग हुआ, इसलिए क्या कहलाए, ये सारे के सारे संयुक्त वाक्य कहलाए। अब संयुक्त वाक्य को आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। कैसे बदलोगे, घंटी बजी इसलिए सभी छात्र कमरे से बाहर आ गए, डिपेंड हो गया। घंटी बजी इसलिए आए, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, बाद वाली क्रिया को पहले वाली क्रिया के साथ डिपेंड, निर्भर, आश्रित। और जब इसलिए के स्थान पे और कर देंगे तो ये एक उपवाक्य है और ये एक सरल वाक्य आपस में जोड़ दिए गए समुच्चय बोधक अव्यय के साथ। तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। तो वो सरल मिश्र संयुक्त को आपस में एक दूसरे में चेंज भी करवाएगा, वो भी आपको ध्यान रखना है। और तमाम कंडीशन आपके सामने आ गई दोस्तों, जो आपको बताया
कि जिस वाक्य में दो क्रियाओं परंतु दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो, जबकि मिश्र वाक्य में वे एक दूसरे पर डिपेंड होती है। जिस वाक्य में दो क्रियाओं परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर आश्रित ना हो, जबकि मिश्र वाक्य में वो आश्रित होती है। जिस वाक्य में कोई दो सरल वाक्य या अनेक वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो। कौन से समुच्चय बोधक अव्यय? और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, यद्यपि और तथापि इनका प्रयोग होगा तो वो संयुक्त वाक्य बनेंगे। तो ये थे आपके प्यारे दोस्तों सरल वाक्य, इसके बाद में मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद दूसरा जो भेद है आपका वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। और अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। बेटे टाइम टेबल पे अपडेट नहीं है। देखो मेरी भी बात समझ में नहीं आई, मेरे पास से की आई और मैंने की लगाई और आपकी क्लास ले ली, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कैरियर वालों को नहीं पता है कि मैं भी हिंदू धर्म से वास्ता रखता हूँ। हमारे घर में भी जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने की मुझे भेज दी हो, ठीक है। क्योंकि जाना मुझे भी गाँव में ही है और आपकी क्लास लेके मैं निकलूंगा 12 बजे गाँव में, ठीक है। तो इसलिए चलो जी, अच्छी बात है, आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। और बाकी जो शाम की क्लास है वो भी रहेगी यूट्यूब की, क्योंकि मैं आ जाऊंगा तब तक। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद। अब समस्या ये है जो टीचर पढ़ा रहा है उससे आप पढ़ोगे नहीं, है? तो इसमें क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। तो उन 8 भेदों में से पहला जो भेद है वो है हमारा विधि। वो क्या है हमारा? विधि या विधानवाचक, विधि या विधानवाचक वाक्य। और इसी को कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य। इसी को क्या कहते हैं? सकारात्मक वाक्य। कहाँ होगा जी विधि या विधानवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य? ठीक है। पहला, जहां वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है, जहां वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता है वो कहलाता है विधि अर्थात विधानवाचक वाक्य है। क्रिया का होना पाया जाता है विधि अर्थात विधानवाचक वाक्य। वाक्य में विधि का विधान अर्थात नियम होता है। वाक्य में विधि का विधान अर्थात नियम होता है। जहां सनातन सत्य हो, जहां सनातन सत्य हो, जिस वाक्य में घटना प्रसंग कथन
इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। जिस वाक्य में घटना, प्रसंग, कथन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान आदि विषयों के जिस वाक्य में घटना, प्रसंग, कथन, इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, ठीक है, विज्ञान आदि विषयों के अनुकूल हो, वो भी कहलाते हैं विधि अर्थात विधानवाचक वाक्य, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो पहला प्रश्न बना कि अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो गया हमारा 8। अब उन 8 भेदों को मैं पहले लिखवा चुका हूं आपको पिछली क्लास में। अब उनमें से एक एक करके हम 8 के 8 भेद हमें पढ़ने हैं, फिर हम पहुंचेंगे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पे। तो वाक्य में अशुद्धि के अनेक कारण होते हैं, और वाक्य में अशुद्धि के जो अनेक कारण हैं उसमें से लिंग और वचन भी है, वर्तनी भी है, कारक चिन्ह भी है, विराम चिन्ह भी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और निपात की वजह से भी वाक्य अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ विधि या विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, तीनों बात एक ही है। विधि यहाँ भाग्य को भी कहते हैं, विधि यहाँ नियम को भी कहते हैं। अर्थात जहाँ विधि का विधान हो, जैसे सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो ये विधि का विधान है, तो सूरज जब भी निकलेगा पूर्व दिशा में निकलेगा भारत में। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो वो पहले भी उत्तर दिशा में था, आज भी उत्तर दिशा में, आगे भी वो उत्तर दिशा में ही आपको मिलेगा। तो ये सनातन सत्य है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो विधि अर्थात विधानवाचक वाक्य में सनातन सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, जो पहले भी था, आज भी और आगे भी उसी पोजीशन में रहेगा, उसी स्थिति में रहेगा, उसी को सनातन सत्य बोलते हैं। तो यहां पर मैं सेंटेंस ले लेता हूं और उन सेंटेंस पे ये सारी कंडीशन हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूरज पूरब दिशा में, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, तो ये विधि का विधान है, भाग्य का नियम है, साइंस और ज्योग्राफी दोनों के अनुकूल कथन है। क्लियर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पानी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। पानी, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है। ये सातों के सातों सेंटेंस में प्यारे दोस्तों ये आपकी चारों कंडीशन अप्लाई हो रही है। एक बार देखो अप्लाई करके, ठीक है।
थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दिया करो, बेफालतू की चीजों पे ध्यान मत दो, ठीक है। और यही रीजन है कि मैं तमाम उन बच्चों को नौकरी दिलाने में अब तक सक्षम रहा हूं जो केवल और केवल कैरियर ऐप पे पढ़ने आते हैं। अब अजय को यही दिक्कत है, ये क्लास रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जब सारे टीचर छुट्टी करेंगे, कोई टीचर अगर क्लास देगा तो रिकॉर्डिंग ही मानी जाएगी, क्योंकि कलयुग है, सोच भी उस तरह की है, काम भी उस तरह के हैं। और फिर कहते हैं सर जी हमारी नौकरी नहीं लगी। नौकरी तो इसलिए नहीं लगी, जब पढ़ने का मौका आपको मिला है, जब पढ़ाई हो रही थी तो आपके दिमाग में बेफालतू के फतूर चल रहे थे, ठीक है। ये ज्ञान की जो तरंगे आपके निकल रही है ना बहुत सारी, यही आपको भर्ती होने से रोकती है, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आप सुबह से शाम तक जितने भी विचार इस दिमाग में लाते हो, उनमें से 90% का आपके जीवन से, आपके सिलेबस से, आपके लक्ष्य से कोई वास्ता नहीं होता है। एक आदमी ऐसा है जो 22, 23, 24 साल में आईएएस की भी नौकरी ले रहा है, और एक आदमी ऐसा है जिसके पढ़ते पढ़ते सर के बाल उड़ गए, दाढ़ी के भी वाइट हो गए, ठीक है, उम्र भी निकल गई, और घर वालों को फिर भी आस ही लगी रही कि नहीं नौकरी तो लेगा लेगा लेगा, आज नहीं तो कल लेगा, कल नहीं तो परसों लेगा। समस्या यही है, जो नौकरी ले पा रहे हैं, जो नौकरी नहीं ले पा रहे हैं, उनमें केवल यही अंतर है कि 24 घंटे में से वो कितने घंटे आउट ऑफ सिलेबस थे, और 24 घंटे में से कितने घंटे उनका सिलेबस पे फोकस था, ठीक है। अब आप अंदाजा ही लगा लो, अभी देखो आप, अगर मैं आप लोगों के कमेंट लेने लगूं तो मैं 1 साल में भी अपना सिलेबस पूरा ना कर पाऊं, क्योंकि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं ना वो बेफालतू के हैं, उनका कोई वास्ता ही नहीं, मतलब नहीं है। आपकी सिलेबस का टॉपिक है वाक्य, और ये वाक्य आप अपनी लाइफ में 10 से ज्यादा बार पढ़ चुके हो, लेकिन जब जब हमने यहाँ आपसे कुछ पूछा तो उसमें से 1 या 2% बच्चों को छोड़ के बाकी किसी का सही आंसर आया नहीं। और चूंकि जैसे आपने 10 बार पहले पढ़ा है, ऐसे ही आप अभी इसको भी पढ़ना चाहते हो, और उस तरीके से मैं पढ़ाता नहीं हूं। ये मुझे केवल वही स्टूडेंट पचा पाएगा, या इस ज्ञान को केवल वही स्टूडेंट पचा पाएगा जिसका लेवल फाइनली सरकारी नौकरी के लेवल का होगा। आपने देखा होगा गधे घोड़े भर्ती नहीं होते हैं कभी सरकारी नौकरी में, वहां जो करीम है वो छांट के लिए जाते हैं। कई लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं, उसमें से करीमों को छांटा जाता है। क्लियर? चलो, तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनको अप्लाई करके देखते हैं। जहां वाक्य में क्रिया का होना पाया जाता हो, तो क्रिया का होना सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये निकलता है, क्या है, क्रिया का होना पाया गया। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, यहाँ घूम रही है, क्रिया का होना पाया गया। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो ये भी यहाँ कार्य का होना। द्वारका के राजा श्री कृष्ण जी थे, कार्य का होना पाया गया। महाभारत के 18 दिनों तक लड़ा गया, क्रिया का होना पाया। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, क्रिया का होना पाया गया। पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, क्रिया का होना पाया गया। अब आप में से कुछ बुड़बक ऐसे हैं, ठीक है, जो ये कहेंगे सर यहाँ क्रिया कहाँ है, तो कई बार संज्ञा सर्वनाम विशेषण खुद क्रिया का काम करते हैं। अब कुछ बच्चों को खाज इस चीज की होगी जिसको ब्रेन की चुल कहते हैं, सर ये द्वार का शब्द गलत लिखा है, तो ये अपने आप में यही सही है, ये वर्तनी शुद्ध है, गलत कुछ नहीं लिखा है यहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन 7 कंडीशन पर, 7 सेंटेंस पर ये पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। वाक्य में विधि का विधान अर्थात नियम होता है, विधि का विधान अर्थात नियम। तो विधि का विधान क्या है? सूरज जब भी निकलेगा पूर्व दिशा में निकलेगा, यही विधि का विधान है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ये भी विधि का विधान है, भाग्य का नियम। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, ये भी विधि का विधान है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण नहीं थे बल्कि श्री कृष्ण थे, ये भी विधि का विधान है। महाभारत का युद्ध 25 दिनों तक नहीं लड़ा गया, केवल 18 दिनों तक लड़ा गया, विधि का विधान है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ये नियम है, एक राष्ट्रपति है, लोकसभा और राज्यसभा। पानी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का मिश्रण है, ये भी विधि का विधान है। इन 7 पर ये दूसरी कंडीशन अप्लाई हो गई। जहां सनातन सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है यूनिवर्सल ट्रूथ? सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, पहले भी निकल रहा था पूर्व में, आज भी निकलेगा, आगे भी निकलेगा। पृथ्वी अपनी दूरी पे पहले भी घूम रही थी, अभी भी घूम रही है, आगे भी घूमेगी। हिमालय पर्वत पहले भी जो है उत्तर दिशा में था, अभी भी उत्तर दिशा में, आगे भी रहेगा।
द्वारका के राजा श्री कृष्ण पहले भी थे, आज भी और आगे भी द्वारका के राजा श्री कृष्ण ही कहलाएंगे। महाभारत का युद्ध पहले भी 18 दिनों तक लड़ा गया था। जब तक हम पढ़ेंगे इसके बारे में 25 दिन नहीं होंगे, ना 22 होंगे, 18 ही होंगे। तो ये भी कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। जिस वाक्य में घटना, प्रसंग, कथन इतिहास के अनुकूल हो, ज्योग्राफी के अनुकूल हो, राजनीति शास्त्र के अनुकूल हो, साइंस के अनुकूल हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं? सकारात्मक वाक्य। सूरज पूर्व दिशा में निकलता है तो ये अपने आप में क्या है? ज्योग्राफी के अनुकूल कथन है। साइंस भी इस बात को मानती है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ज्योग्राफी भी कह रही है और साइंस भी कह रही है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में, ज्योग्राफी इस बात की साक्षी है और साइंस भी है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण थे, इतिहास इस बात का साक्षी है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया, इतिहास के अनुकूल कथन है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। पॉलिटिकल साइंस हमें बताता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के रूप में भारतीय संसद के 3 अंग है। पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ये साइंस, विज्ञान के अनुकूल कथन है। तो ये विज्ञान के अनुकूल है, ये पॉलिटिकल साइंस के अनुकूल है, ये आपका इतिहास के अनुकूल है, ये भी इतिहास के अनुकूल, ये ज्योग्राफी और साइंस के अनुकूल कथन है। इसलिए चौथा जो स्टेटमेंट है वो भी अप्लाई हुआ कि जिस वाक्य में घटना, प्रसंग, कथन इतिहास के, ज्योग्राफी के, राजनीति शास्त्र के और साइंस आदि विषयों के अनुकूल हो तो वो भी क्या कहलाता है? विधि अर्थात विधानवाचक वाक्य, जिसका दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है सकारात्मक वाक्य। तो बात समझ में आई? ठीक है। तो कार्य का होना पाया गया। ठीक है। विधि का विधान है, भाग्य का नियम है, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जहां पाया जाता हो, कथन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइंस के अनुकूल हो, वे सारे के सारे आपके सकारात्मक वाक्य अर्थात विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसके बाद में दूसरा जो है वो है आपका यहाँ पे निषेधात्मक वाक्य। क्या है? निषेधात्मक वाक्य। इसी को कहेंगे हम नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक या फिर नकारात्मक वाक्य किसे कहेंगे हम? जहां जिस वाक्य में क्रिया या कार्य का न होना पाया जाए। जिस वाक्य में क्रिया या कार्य का न होना पाया जाए। दूसरा, जिस वाक्य में निषेधात्मक शब्द, जिस वाक्य में निषेधात्मक शब्द न, नानी, मत, मना, नहीं, निषेध, वर्जित, हानिकारक, निषेध, वर्जित, हानिकारक आदि का प्रयोग हो, आदि का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाते हैं? निषेधात्मक वाक्य। कैसे? यहां से प्रवेश निषेध है। शराब पीना के लिए हानिकारक है। यहाँ सिगरेट पीना, यहाँ सिगरेट पीना वर्जित है,
यह धूम्रपान वर्जित है। फोर्थ, यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है। शोर मत करो। न खुद सोया न मुझे सोने दिया। न खुद सोया न मुझे सोने दिया। जब से है आंख लगी, जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी। कल छुट्टी नहीं रहेगी। देखना इसमें क्या है जी, इसमें आपको ये बताने की कोशिश हुई है कि जिस वाक्य में क्रिया का न होना पाया जाए, जहां न का प्रयोग हो, ना का प्रयोग हो, नी का प्रयोग हो, मत का मना का प्रयोग हो, नहीं, निषेध, वर्जित, हानिकारक का प्रयोग हो, ये सारे निषेधात्मक शब्द हैं। ठीक है, तो यहां से प्रवेश निषेध है, तो ये निषेध क्या है? नकारात्मक शब्द, निषेधात्मक शब्द। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हानिकारक। यहाँ सिगरेट पीना वर्जित है, तो वर्जित क्या है? यहाँ पे मना कर रहा है कार्य। यहाँ गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है, मना का प्रयोग। शोर मत करो, न खुद सोया और न मुझे सोने दिया। जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, कल छुट्टी नहीं रहेगी। तो ये नहीं, ना, न, मत, मना, ये सब क्या है? ये निषेधात्मक शब्द है जो कार्य को होने से यहाँ रोक रहे हैं। वर्जित, हानिकारक और निषेध, इसी वजह से इन वाक्यों को हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, जिसका दूसरा नाम नकारात्मक वाक्य होता है। अगर ये जो वाक्य है निषेधात्मक, ये सकारात्मक वाक्य के एकदम उलट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं। तो यहाँ तो कार्य का होना पाया जाता है। इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें आपने लिखा है कि जिस वाक्य में क्रिया का होना पाया जाए, क्रिया का होना पाया जाता है, उसको कहते हैं हम सकारात्मक वाक्य, विधानवाचक वाक्य। और यहाँ क्या लिखा है देखना, क्रिया का कार्य का न होना पाया जाए, तो एकदम उल्टा हो गया। सकारात्मक वाक्य के विपरीत नकारात्मक वाक्य, विधानवाचक वाक्य के विपरीत निषेधात्मक वाक्य। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें कार्य का होना पाया जाता है वो सकारात्मक है, और जिसमें कार्य का न होना पाया जाता है वो नकारात्मक है। जिसमें कोई निषेधात्मक शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो निषेधात्मक अर्थात नकारात्मक है। और जिसमें प्यारे दोस्तों विधि का विधान होता है, सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वो कहलाता है आपका विधानवाचक वाक्य। अगर ये दोनों कंडीशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और कल जो हम पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में अपने टाइम पर, वो पढ़ेंगे हम इच्छावाचक वाक्य। वो क्या पढ़ेंगे हम? इच्छावाचक वाक्य पढ़ेंगे। तो एक बार फिर सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है 7 तारीख उन बच्चों के लिए जो इस क्लास को रिकॉर्डिंग क्लास बता रहे हैं। ठीक है, मेरी कोई भी क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ना तो यूट्यूब पर और ना प्यारे दोस्तों यहाँ बैच में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज जो दिन है वो बृहस्पतिवार है। क्या है? बृहस्पतिवार है, जिसका दूसरा नाम गुरुवार भी है, जिसको थर्सडे कहते हैं, गुरुवार। और अभी जो समय हुआ है वो 11:58 हुए हैं अभी। और ये 11:58 ये सुबह के हुए हैं,
जिसे AM भी कहते हैं, क्योंकि अब यहाँ 12 बजे के बाद में आपका प्यारे दोस्तों आफ्टरनून PM का समय स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्लास तमाम उन बैच में है जिसमें हमेशा क्लासें 11 से 12 चलती हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपकी से कि जो चीज आपके अंदर पहले थी वही चीज 2 साल बाद भी है, तो इसका मतलब कोई भी अचीवमेंट आपका नहीं है। ठीक है, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, अपने सोच में परिवर्तन लाओ, आउट ऑफ सिलेबस जाने से बचो अगर आपको नौकरी चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग धन्ना सेठ हो सकता है कि नौकरी की आवश्यकता ना हो सकता है वेल एजुकेशन आपके परिवार की और आपकी हो, और हम सीधे सादे गांव से उठ के आए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके 6 नौकरी लेके और 1 नौकरी अभी और करते हुए 7वीं, ठीक है, आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमें अपने आप को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है हम क्या है, क्योंकि हम खुश हैं उन तमाम हजारों की संख्या में बच्चों को सिलेक्शन दिला के जो हमें हमारा साथ भी देते हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, सम्मान भी रखते हैं हम लोगों का, और हमने जिनको पढ़ाया है उस चीज की भी उन्होंने इज्जत की है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इन मैच्योरिटी के अंतर्गत जी रहे हैं, मैच्योर नहीं है। उनकी सोच, उनका व्यवहार और उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। आप 4 साल पहले भी ऐसे ही पढ़ रहे थे, अभी भी ऐसे पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन चुके हो। आपका पहले भी नौकरी के एग्जाम को देने का तरीका वही था जिस तरीके से आप नौकरी नहीं ले पाए। आज भी अगर वही तरीका आपका पढ़ने का है तो फिर समस्या क्रिएट होगी आपके सामने। आप पहले भी उसी तरीके से चीजों को सोचा करते थे, देखा करते थे, और आज भी आप उसी चीज से उसी तरह से परखते हैं। तो इसका मतलब आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और ध्यान ये रखना है, जहाँ चीजों में ठहराव आता है तो वो चीजें अगर समय के साथ साथ बदलती नहीं है तो वो ठहराव ही आपको असफलता की ओर धकेल देता है। इसलिए हम भी पैदा मैच्योर नहीं हुए थे। समाज की तमाम ठोकरें, तमाम संघर्ष और तमाम जो टीचर हमें मिले, हमने भी उन्हीं का अनुशीलन किया है, अनुकरण किया है, उनकी कॉपी करने की कोशिश की है और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। आपको भी मेरी यही सलाह है। हो सकता है आप VIP कल्चर में जीने वाले हो, ठीक है, आपके परिवार की अपनी प्रसिद्धि हो, शान शौकत हो, ठीक है, वो किसी की नहीं रही। वो राहुल गांधी के दादा दादी भी जो है भारत के राजा रानी रहे हैं, उसके बाद उनके फादर और मदर भी राजा रानी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की स्थिति देख लो। ठीक है, तो इस जन्म में हर आदमी सुख और दुख बराबर लेके जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसको सुख ही सुख मिले हो, दुख नहीं मिले हो। मान और अपमान दोनों सहने पड़ते हैं, सुख और दुख दोनों सहने पड़ते हैं। जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हानि भी होगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये सारे दिन ये आप ही देखना आपको बाकी है। आप अपने जीवन को कितना सहज बनाते हो, आप अपने व्यवहार को कितना अच्छा बनाते हो, आप अपने पढ़ाई में क्या अचीवमेंट हासिल करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसमें हम आपके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्लीज, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप केवल और केवल पढ़ने पे फोकस रखें। तमाम जो बच्चे हैं, ये लाइव क्लास या रिकॉर्डिंग है, मैं हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ, वहां जाके आप पूछ लिया करो। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वाला हेल्पलाइन नंबर है। हमने आपके लिए, जो भी इस तरह के बच्चे हैं जो अपना इवैल्यूएशन कम करते हैं, दूसरे का ज्यादा करते हैं, उनके लिए 20 लड़की बैठा रखी है ताकि आप उनसे सारी तरह की इंफॉर्मेशन आप ले सको। ठीक है, तो ये है आपका प्यारे दोस्तों वो हेल्पलाइन नंबर जो आपको पढ़ने के अलावा तमाम जितनी भी चीजें हैं, टीचर का आपको इवैल्यूएशन करना हो, कैरियर का इवैल्यूएशन करना हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। क्योंकि हम इनको सैलरी देते हैं और वो आपकी इन तमाम दुविधाओं के लिए ही हमने ये लड़कियां बैठा रखी है। और एक ही नंबर है लेकिन लड़कियां 20 से ज्यादा इस पर काम करती है। आप हो सकता है 1 बार 2 बार कॉल करो, ना उठाया जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइन बिजी चल रही होगी, कोई ना कोई स्टूडेंट बात कर रहा होगा। क्योंकि बच्चों को पैसे जब वो कहीं दे देता है उसके बाद वो खोजी बन जाता है, अनुसंधान करता बन जाता है, वो भूल जाता है कि मैं यहाँ नौकरी करने के पर्पज से पढ़ने आया था। तो वो तमाम चीजों को जानने की कोशिश करता है कि कौन टीचर किस बिरादरी का है, ठीक है, कौन टीचर गांव में रहता है, कौन शहर में रहता है, कौन टीचर कुर्ता पजामा पहनता है, कौन पैंट पहनता है, किस टीचर का बनियान जो है भले ब्रांड का है, और किस टीचर की घड़ी को कौन से ब्रांड की है। तो ये तमाम चीजों की जो जानकारी आप मेरे से यहाँ लेते रहते हो, तो इस जानकारी को लेके आप 7082189797 पे कॉल करो।
आपको रीजनिंग की क्लास में दिक्कत हो रही है तो हिंदी की क्लास में कमेंट ना किया जाए। मैथ की क्लास में दिक्कत हो रही है तो हिंदी की क्लास में कमेंट ना किया जाए। आपको लाइव है, रिकॉर्डिंग है, क्लास है, इसमें दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप जरूर पूछिए। एक बार फिर सभी दोस्तों को कैरेबिल परिवार की तरफ से आपके परिवार को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी दोस्तों का धन्यवाद कि आप त्योहार को मनाते हुए सरस्वती की भी आराधना कर रहे हो। और यही सरस्वती है जो प्यारे दोस्तों फकीर से राजा बनाती है। यही वो सरस्वती है, यही वो पढ़ाई है जो गुर्दी के लाल पैदा करती है। यही वो सरस्वती है जिसपे मेहरबानी हुई उसी को 4 महीने में इधर से उधर प्यारे दोस्तों प्रोग्रेस में लाती है। धन्यवाद।